हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री के बारे में। इसमें हम लोग वो सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम पहले से ही टिक करके रखें कि क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि उसी पॉइंट पे हम लोग विशेष फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें पहला पॉइंट देखते हैं कि केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ है। ठीक है, तो इस कीमिया का अर्थ क्या होता है? तो इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग होता है। इस कीमिया का अर्थ क्या होता है? तो काला रंग होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला है इसमें लेबोजियर के बारे में। रसायन विज्ञान के इसको जनक माना जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि रसायन विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो लेबोजियर को रसायन विज्ञान के जनक माना जाता है। चलिए हम लोग अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला अब आपका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 1, यानी कि पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका पदार्थ है, यानी कि मैटर है। तो वो सब कुछ जो आपको दिख रहा है वो सब क्या है? पदार्थ है। जो स्थान घेरता हो, ठीक है, जिसका द्रव्यमान हो, ठीक है, वो सब क्या है? तो पदार्थ है, यानी कि मैटर है। जैसे कि आपका जल हो गया, हवा हो गया, बालू हो गया, तो ये सब पदार्थ है। अगला पॉइंट देखिए, अगला है आपका पॉइंट नंबर 2। कह रहा है प्रारंभ में भारतीयों और यूनानी का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं कितना चीज से मिलकर बना हुआ है? तो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। वो 5 तत्व क्या क्या था? तो क्षैतिज, जल, पावक, गगन, समीर था। ये 5 तत्व था, तो इसी से मिलकर के सब कुछ बना है, ऐसा अनुमान था। किसका किसका? तो भारतीय और यूनानियों का अनुमान था। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो है आपका ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है, कि सबसे पहले परमाणु जो है एक सूक्ष्म कण है। ये किसके द्वारा बताया गया था? तो ये ऋषि कनाद के द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया कि ये परमाणु जो है, यानी कि एटम है, ये एक सूक्ष्म कण है। तो ये ऋषि कनाद के द्वारा बताया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पदार्थ का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया, यानी कि मैटर का जो वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में आपको याद क्या क्या इसमें से रखना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए पदार्थ जो है ये आपका 2 है। एक तो आपका भौतिक के मतलब भौतिक के अकॉर्डिंग है, दूसरा आपका रसायन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अकॉर्डिंग पदार्थ है। जैसे कि आपका भौतिकी में वर्गीकरण है, ये आपका एक तो ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। ठीक है, 3 वो हो गया। लेकिन आगे चलते चलते हम लोग 5 प्रकार के पढ़ेंगे, वो हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, देखिए रासायनिक वर्गीकरण के अकॉर्डिंग एक तो आपका शुद्ध होता है और दूसरा होता है आपका मिश्रण होता है। तो शुद्ध में क्या क्या आता है? तो जो भी आपका तत्व है, यानी कि एलिमेंट है, जो आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, वो शुद्ध में आता है। ठीक है, और एक होता है शुद्ध में यौगिक होता है। तो यौगिक के अंदर 2 होता है, एक तो आपका कार्बनिक होता है, दूसरा आपका अकार्बनिक होता है। उसी तरह से तत्व में 2 होता है, एक तो होता है धात्विक होता है और एक अधात्विक होता है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें मिश्रण में, तो एक होता है आपका समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस और विसमांगी मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। अब इस सभी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख लेते। जैसे कि सॉलिड वो चीज़ें होता है जिसका आयतन आकार दोनों फिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लकड़ी का टुकड़ा, ये सब क्या है? तो सॉलिड है। द्रव वो होता है जिसका आयतन तो फिक्स होता है, मतलब वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उसका क्या होता है कि मतलब आकार मतलब फिक्स नहीं होता, बदल जाता है, जिसमें आप डालिएगा वैसा हो जाएगा। गैस की अगर हम बात करें तो वो चीज़ें जिसका आयतन आकार कुछ भी फिक्स ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं, मतलब दोनों चीज़ इसमें अनिश्चित हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस सबसे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन समझने के पॉइंट है। जहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो हम आपको बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे 2 से 3 बार फोकस करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए कि आप इसी फॉर्मेट में रिवीजन करना चाहते हैं कलर किया हुआ, तो आप एक बार हमको बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। देखिए नोट में लिखा हुआ है कि गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है। बिल्कुल गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें विसरण होता है, बहुत ज़्यादा फैलाव होता है। ठीक है, तथा इसे आसानी से संपीड़ित यानी कि कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि आपका जो गैस का सिलेंडर आता है, इसमें जो गैस होता है, तो ये कैसे इसको एकदम कंप्रेस करके डाला हुआ है। जैसे कि आपका सीएनजी होता है, यानी कि जो आपका कंप्रेस्ड गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिस पे अभी गाड़ी भी चलता है, तो इसको भी क्या कंप्रेस्ड करके उसमें डाला गया है। समझ गए बातों को? आगे देखिए, आगे है आपका पॉइंट
कि जल जो है ये भौतिक के तीनों अवस्था में रहता है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस सबको हम बताते चलेंगे। जल जो होता है ये भौतिक के तीनों अवस्था में होता है। कौन कौन? द ठोस, द्रव और गैस। कैसे? तो देखिए, जब इसको जल को आप बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते फ्रिज में, तब ये क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, मतलब ठोस है। ये जब हीट लेगा तो ये क्या हो जाएगा? द्रव बन जाएगा। और जब यहाँ पे यानी कि द्रव बन गया, और द्रव को अगर और हीट दीजिएगा तो यही क्या हो जाएगा? धीरे धीरे भाप में परिवर्तन होकर के गैस बन जाएगा। तो ये तीनों अवस्था में होता है। जल का ही उदाहरण है कि ये तीनों अवस्था में होता है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप में मतलब ठोस से गैस में चला जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है, मतलब ऐसा पदार्थ जो सीधे ठोस से किस में चला जाता है? तो गैस में चला जाता है। तो उसको किस विधि से ले जाते हैं? तो उस विधि को क्या नाम है? तो ऊर्ध्वपातन उसका नाम है। ठीक है, और इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आपका आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। हम वहाँ पे आपको क्या बोले थे कि हम तीन अवस्था क्या पढ़े? सॉलिड, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस बढ़े, मतलब ठोस, द्रव और गैस। चौथा अवस्था जो आपका है पदार्थ का, वो कौन सा है? तो प्लाज्मा होता है चौथा अवस्था। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको ऑब्टेंड किया जाता है। जैसे कि बल्ब जो जलता है ना, उसके फिलामेंट के आसपास का जो टेम्परेचर होता है उसको आप प्लाज्मा में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पांचवा अवस्था होता है ये होता है आपका बोस कंडेंसेट, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक है, मतलब ये जो है केमिकली रूप से इसको अचीव किया जाता है और बहुत ज़्यादा ही कम टेम्परेचर पे इसको अचीव किया जाता है। तो चौथा अवस्था जो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, और पांचवा अवस्था जो ये बहुत कम टेम्परेचर पे अचीव किया जाता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट जो है आपका ये तत्व यानी कि एलिमेंट जो है इसके बारे में। देखिए, एलिमेंट जो है, तत्व जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो इतना छोटा है जिसको आप उसको बांट नहीं सकते हैं, या तो आप किसी मतलब चीज़ को मिला करके भी नहीं बना सकते। वो एकदम बिल्कुल सिंगल फॉर्मेट में। समझ गए बातों को? जैसे कि उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मतलब ये ऑक्सीजन अभी O के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सब ऐसा चीज़ है जिसको आप ना तो तोड़ सकते और न ही किसी दो चीज़ को मिलाकर बना सकते, तो उसी को क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, यानी कि एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यौगिक है। ठीक है, यौगिक यानी कि कंपाउंड है। यौगिक वो चीज़ें होता है जिसको आप कैसे बनाते हैं? तो आप एक फिक्स कंपाउंड अनुपात लेकर के बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप बोलते हैं ना कि इसमें ये जो मिक्सचर है इसमें हम कोई भी चीज़ मिलाए हैं 1:2 के रेशियो में। इसका मतलब अगर टोटल मिक्सचर ये 3 लीटर है तो आप एक जो है मिक्सचर नंबर, मान लीजिए ये A है और ये B है, तो A नंबर मिक्सचर आप 1 लीटर मिलाए हैं, A नंबर जो पदार्थ है 1 लीटर मिलाए और B नंबर 2 लीटर मिलाए हैं, तो आपका इसका अनुपात क्या देख रहे हैं? अनुपात इसका फिक्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब यौगिक बोलते हैं, जिसका अनुपात फिक्स हो। जैसे कि आगे उदाहरण दिया गया, जैसे कि देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? जल बनता है, यानी कि H2O क्या होता है? जल बनता है। तो इसमें आपको पता है ना, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है, दोनों चीज़ें फिक्स है, तो ये क्या हो गया? एक यौगिक बन गया। समझ गया बातों को? लेकिन इसमें से हाइड्रोजन जो है ये खुद जलता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है किसी भी चीज़ को जलने में सहायता पहुँचाता है। समझ गए बातों को? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे आप एक चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व जो पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पाया जाता है भूपर्पट्टी पर, ये ऑक्सीजन कितना? 46%। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है, उसके बाद लोहा पाया जाता है। तो ये आपको 4 क्रम जो है ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तब ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद वाला कौन? सिलिकॉन। लेकिन पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है, तब एल्युमिनियम 8%। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मेटल कौन पाया जाता है, तब आपको आयरन यानी कि लोहा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा करके बना हुआ है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा तो वहाँ आपको ये सब कुछ मिलेगा। चलिए अगला देखिए, अगला आपका है इसमें जो पॉइंट है वो यहाँ से मिश्रण है। देखिए मिश्रण यानी कि मिक्सचर का मतलब ये है कि जैसे कि आप बिना किसी अनुपात को फिक्स किए अगर मिला देते हैं किसी भी रेशियो में, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दूध है यहाँ पे रखा हुआ, और ग्वाला क्या करता है? सीधे कल से लेकर के आता है, पानी इसमें डाल देता है। अब इसका लेवल कहाँ तक हो गया? तो यहाँ तक हो गया। अब उसको खुद भी नहीं पता है कि उसमें कितना मिलाया है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको मिक्सचर बोलते हैं। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए। आगे अब आपका 2 टाइप के मिक्सचर है जो ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक तो हो जाएगा आपका होमोजीनियस, जिसको आप समांग मिश्रण बोलते हैं, और एक हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस, जिसको आप विसमांग मिश्रण बोलते हैं। तो यहाँ वाला पॉइंट भी आप देखते ही चलिए, नीचे हम उसका डिस्कशन करेंगे। देखिए
कि सामान्य यानी कि शरीर में तत्वों का औसत जो मात्रा होता है कितना होता है। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा हमारे शरीर में होता है ये क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे क्या होता है, तो कार्बन होता है। और तीसरे नंबर पे क्या होता है, तो आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है ये आपका ऑक्सीजन और कार्बन के बारे में ही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है शरीर में, तो ऑक्सीजन होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, तो कार्बन होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब हम लोग समांग मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो क्या है कि एक निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाया जाता है इसमें, ठीक है। और उसमें जो कुछ भी मिलाया गया है इसमें, जो मान लीजिए कि इसमें आपका चीनी, ठीक है, क्या चीनी और पानी का इसमें मिक्सचर पड़ा हुआ है। चीनी और पानी का जो इसमें मिक्सचर पड़ा हुआ है, तो इसको अगर आप अच्छे से घोल दिए हैं, ठीक है, पूरा का पूरा घुल गया है, तो इसमें से आप कहीं से भी थोड़ा सा अगर उठाइएगा ना, इसको टेस्ट कीजिएगा, यहाँ से उठा लीजिए या यहाँ से कहीं से भी, तो आपको सेम मिठास का एहसास होगा। मतलब ये पूरा के पूरा होमोजीनियस तरीके से अच्छे से इसमें घुल गया है। तो ये क्या है, होमोजीनियस है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा होमोजीनियस है, तो चीनी या नमक का जो पानी के साथ जो विलयन होता है वो क्या होता है कि होमोजीनियस होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं यानी कि विषमांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि इसमें जो चीज़ों को मिलाया गया है वो अच्छे से नहीं मिल पाया है, तो वही क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। जैसे कि आपका कुहासा जो देखते हैं, कुहासा लगा रहता है तो कहीं ज़्यादा रहता है कहीं कम रहता है, तो वो कैसा, हेट्रोजीनियस है। एक और एग्जाम्पल क्या पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पानी से भरा हुआ आपका गिलास है, ठीक है, और इसमें आप एक बर्फ़ का टुकड़ा ला करके रख दीजिए, इसमें ही छताने लगेगा। तो इस दोनों का मिक्सचर जो है कैसा है, तो ये भी आपका हेट्रोजीनियस है, यानी कि विषमांगी मिश्रण है, समझ गए। तब पानी के अंदर जो यानी कि आइस का जो टुकड़ा है, तो ये दोनों का मिक्सचर कैसा है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। समझ गए बातों को। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या। अगला पॉइंट है आपका कि रवाकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि देखिए इसमें हम दो सॉलिड जो मिश्रण होता है उसको अलग करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी दो सॉलिड मिश्रण को मिला दीजिए, मतलब मान लीजिए कि चीनी और नमक को मिला दिए, तो दोनों के दोनों इसमें क्या है, सॉलिड है। अब इसको अलग करने का जो प्रक्रिया होगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, रवाकरण बोलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर हमको दो सॉलिड मिक्सचर को अलग करना है तो हम किस विधि से करेंगे, तो आपको टिक क्या लगाना है कि रवाकरण के द्वारा यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हम उसको अलग करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, तो क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। जब दो सॉलिड चीज़ें एक साथ मिला हुआ है तो उसको हम किसके द्वारा अलग करेंगे, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा अलग करेंगे। बस आपको इतना सा याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बन जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका आसवन विधि, मतलब डिस्टिलेशन। दोस्तों थोड़ा सा मतलब गला इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि कल से ही पूरा इन्वायरमेंट का रिकॉर्डिंग किए हैं, तो वो उसमें 3-4 घंटा का है वो वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा गला मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए आसवन विधि यानी कि डिस्टिलेशन विधि जो है, इसमें क्या करते हैं हम, किस पदार्थ को अलग करते हैं, तो ऐसे द्रव यानी कि ऐसे द्रव जिस दोनों का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो हो उसका अंतर हो। समझ गए बातों को। जैसे कि मान लीजिए एक बीकर है, इसके अंदर दो चीज़ें रखा हुआ है, एक तो आप रख दीजिए क्या, वाटर रख दीजिए H2O, ठीक है, जिसका आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक और आप ऐसा पदार्थ डाल दीजिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कि 200 डिग्री सेल्सियस है, समझ गए। तो अब इस दोनों को आप इसमें अगर मिला दीजिए और यहाँ से अगर आप हीट देना शुरू करते हैं इसके नीचे से, तब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ उड़ जाएगा। समझ गए बातों को। लेकिन जो 200 जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो तो इसी में रह जाएगा, तो हम फिर इसको ठंडा करके बाहर निकाल लेंगे। तो वैसा चीज़ जिसका क्या हो, क्वथनांक में अंतर हो, ज़्यादा का अंतर हो, उसको हम किस विधि से अलग करते हैं, तो आसवन विधि से यानी कि डिस्टिलेशन विधि से हम उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो जो पहला पदार्थ होता है उसको हम क्या करते हैं, वाष्पन के द्वारा, वेपोराइजेशन के द्वारा अलग कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरा बच जाता है उसको कंडेंसेशन, मतलब हम उसको ठंडा करके अलग कर लेते हैं। समझ गए बातों को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आसवन विधि बोलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला है आपका ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, सीधे सीधे सॉलिड से गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे इसका आपको सिर्फ और सिर्फ उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल जो है याद रखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है, या तो वो पूछा जाता है कि ऐसा मतलब विधि का नाम बताइए जो सीधे सीधे हम किसी पदार्थ को सॉलिड से गैस में परिवर्तन कर देते हैं, तो हम ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका कपूर हो जाएगा, नेफ्थेलिन हो जाएगा,
अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा और एंथ्रासीन हो जाएगा। तो ये चारों आपको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या है? कपूर है, ठीक है, उसके बाद नेप्थलीन है, उसके बाद अमोनिया क्लोराइड है और उसके बाद क्या है? एंथ्रासीन है। तो ये सभी को आपको अच्छे से याद रखना, एक भी नहीं भूलना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होगा कि देखिए यहाँ पे आ गया आसवन यानी कि आंशिक आसवन विधि, डिस्टिलेशन फ्रैक्शन। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। हम पीछे जो देखे हैं वो आसवन विधि देखे यानी कि डिस्टिलेशन देखे। अब यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ गया। तो इसमें भी हम दो द्रव को ही अलग करते हैं, ठीक है, और उसका भी क्या होता है? तो क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ही मतलब अलग अलग होता है। लेकिन इसमें जो दो द्रव होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम का डिफरेंस होता है। समझ गए बातों को? जैसे वहाँ पे हम क्या देखें कि ज़्यादा का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे बहुत कम का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हम अगर डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, इस सब को जो हम अलग अलग करते हैं तो किस विधि के द्वारा करते हैं? तो ये सब एक ही कच्चे तेल से प्राप्त होता है। समझ गए बातों को? एक ही कच्चे तेल से ये सब को प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस सब के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का डिफरेंस होता है, मतलब क्वथनांक में बहुत कम का डिफरेंस होता है। समझ गए? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि डीजल, पेट्रोल और मिट्टी तेल, कोल, तार, इस सब को जो अलग करते हैं किस विधि के द्वारा? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि आंशिक आसवन विधि के द्वारा करते हैं। समझ गए बातों को? एकदम जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक्चुअली लुसेंट को ऐसे ही पढ़ा जाता है। बहुत लोग इसको रीडिंग करने लगते हैं, अरे ऐसे क्वेश्चन पकड़ में थोड़ी आएगा। समझ गए ना बातों को? जैसा मैं बता रहा हूँ इस ढंग से पढ़ने से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ में आएगा। आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। समझ गए? तभी आपका थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो हम पूरे बुक को इसी तरह से ख़त्म कराने वाले हैं और आपको एक एक चीज़ लुसेंट का आपके टिप्स भी होगा और आपके एग्जाम में मार्क्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे वर्ण लेखन, इसमें क्या करते कि दो रंगों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, दो रंगों के बीच में अगर हमें भिन्नता पता करना हो तो इस विधि के द्वारा हम करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना ही बातों को याद रखिए, रंग से रिलेटेड, ठीक है, कलर। अगला देखिए, अगला है आपका कि भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए यहाँ पे जो मैं कलर किया हूँ उसको ध्यान रखिए। जो जल में अघुलनशील हो परंतु भाप के साथ वाष्पशील हो उसको हम क्या करते? अलग करते हैं। मतलब वो जल में तो नहीं घुलता है, लेकिन वहाँ पे जब जल से वाष्प बनता है तो उसमें वो घुल करके बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको हम किस विधि से अलग करते हैं? तो उसको हम भाप आसवन विधि से अलग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एसीटोन हो गया और मिथाइल अल्कोहल हो गया, तो इसको हम किस विधि से अलग करते हैं? तो स्टीम डिस्टिलेशन यानी कि भाप आसवन विधि से अलग करते हैं। समझ गए बातों को? अब अगला देखिए, अगला है आपका यहाँ पे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट। तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या? कोई भी चीज़ है जो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो गलना शुरू हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका बर्फ़ का टुकड़ा है, यहाँ पे क्या है कि बर्फ़ है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे गलना भी शुरू हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब ये जमना भी शुरू हो जाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे इसमें से आप हीट को बाहर निकालेंगे तो ये बर्फ़ बनने लगेगा, और जब इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट को जब आप देने लगिएगा तब ये पिघलने लगेगा। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट उसका हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या समझे? द्रव यानी कि द्रवनांक का मतलब कि कोई भी चीज़ यहाँ पे पिघलने लगेगा। अब यहाँ पे हिमांक का मतलब समझिए, देखिए क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिस पे कोई भी चीज़ जमने लगेगा उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यनांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है। मतलब जनरली ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी होता है क्योंकि ये केमिस्ट्री है। जैसे कि बर्फ़ का आपका मतलब क्या होता है? द्रव्यनांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पूछा भी जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि बर्फ़ का है हिमांक और गलनांक कितना होता है? तो दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। लेकिन अगर आप पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर अगर कोई भी अशुद्धिया पदार्थ यानी कि इम्प्यूरिटीज अगर आप मिला देते हैं तो उसका हिमांक और द्रव्यनांक दोनों घट जाता है। आप बातों को समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पानी था पहले, तो आप मतलब शुद्ध पानी था, तो उसको अगर आप फ्रिज में आप डाले हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें आप कुछ मिला दीजिए, जैसे नमक मिला दीजिए और कुछ मिला दीजिए। अगर आप इसको फ्रिज में अब डालते हैं इस बोतल को, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं मतलब जमना शुरू होगा, और थोड़ा आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा फ्रिज का, तब जा कर के ये मतलब जमना शुरू करेगा।
समझ गए बातों को। तो जब अगर आप अशुद्धि मिलाते हैं तो इस दोनों क्या हो जाता है, घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों घट जाता है, ठीक है, द्रव का। अगला, अब देखिए अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि द्रवनांक पर दाब का प्रभाव, मतलब जो भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी चीज़ का, उसके ऊपर जो है दाब का मतलब प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बातों को समझिए, यहाँ पे हम थोड़ा आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद इसमें लिखा क्या है उसको बताएंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, ये एक वस्तु पड़ा है। अब आप क्या किए कि यहाँ पे आप एक लौ जलाए, मतलब आग जला दिए, ठीक है, यहाँ पे आप आग जला दिए, इसको गर्म करने लगे। जब आप इसको गर्म करने लगे हैं तब इसका क्या हुआ कि वॉल्यूम, मान लीजिए कि इसका भी जो है पहले था, अब धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ने लगा। तो जब इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ऊपर से आप दाब भी बढ़ा रहे हैं, बातों को समझिए, जब इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है गर्म करने पर और इसका आप दाब भी बढ़ा रहे हैं, तब क्या होगा, ये भी फैलना चाह रहा है और ऊपर से आप दाब लगा रहे हैं, वो नीचे मुँह लग रहा है और ये ऊपर मुँह जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है यानी कि द्रवनांक जो है ये बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़े होगा। तो आप बातों को अब यहाँ पे समझिए, देखिए जब उसका आयतन जो होगा गलने के बाद बढ़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा गलने के बाद तब उसका क्या होगा कि उसका द्रवनांक भी बढ़ेगा दाब बढ़ाने के बाद। देखिए जब आयतन बढ़ेगा तो अगर प्रेशर आप बढ़ाते हैं तब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पेन से लिखा हुआ है, समझिए। मतलब इसमें जो इसका प्रेशर जो होगा डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग पॉइंट को, क्योंकि अब जब इसका आयतन मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तब इसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब गलने के बाद, तब इसके ऊपर अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब एक साथ ही दोनों चलेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर आपका 2 है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होता है जिसको आप अगर गर्म करते हैं तो उसका आयतन जो है घटने लगता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए बर्फ़ हो गया, ढलुआ लोहा हो गया। तब देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास पीस है कोई भी चीज़ का, अब इसको आप धीरे धीरे लौ दे रहे हैं, मतलब आग जला रहे हैं। तब इसका क्या हो रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं कि ये मतलब जब इसका आप गर्म कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसका आपका मतलब वॉल्यूम जो घट रहा है, ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम घट रहा है। इसके मतलब क्या, आप जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी नीचे की तरफ लग रहा है और ये गलने के बाद ये घट भी रहा है, ये भी नीचे की तरफ ही लग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। उस केस में क्या होगा कि जब इस पर आप दाब बढ़ाइएगा तब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ये घटेगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ये इसका घटेगा। समझ गए बातों को। तो इस दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। जब आपका आयतन बढ़ेगा तब दाब बढ़ाइएगा, तब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन जब इसका आयतन घटेगा तब अगर आप क्या बढ़ाते हैं कि उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तब मेल्टिंग पॉइंट उसका घटेगा। समझ गए बातों को। ये यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर रखना है आपको, हम कंसेप्ट से बताएं। जब इसको लोग याद करते हैं ना तो वो बार बार भूलते रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको खास करके आपको देखना है। देखिए सबसे पहले बात यहाँ है कि गलने तथा जमने पर आयतन में क्या परिवर्तन होता है। तो जब कोई भी चीज़ गलता है या जमता है तो उसमें परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट लिखा है कि क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ गलने के बाद क्या होता है कि वो बढ़ता है। मतलब जैसे कि ये सॉलिड है कोई भी चीज़, लेकिन इसको आप द्रव में कन्वर्ट किए हैं, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि द्रव में कन्वर्ट किए, तो इसका अगर वॉल्यूम V1 है और इसका अगर V2 है आयतन, तो ये V2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अधिकांश में ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तब ये क्या होता है, गलने के बाद इस पदार्थ को अगर इसी में सॉलिड को इसमें उठा करके डालिएगा द्रव में तो ये डूब जाएगा। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होता है जैसे कि इसको अगर आप मान लीजिए कि ऐसा है, ठीक है, लेकिन इसको अगर आप मान लीजिए कि ये बर्फ़ है, क्या है कि बर्फ़ का टुकड़ा है, लेकिन अब इसको आप गला रहे हैं तो ये इससे घट ही जाएगा। समझ रहे, जब ये पानी में चेंज होगा ना तब ये घट जाएगा। समझ रहे, तो इसीलिए जब इसको आप बर्फ़ को बाद में इस पानी में उठा करके डालिएगा तो ये यहाँ पे तैरने लगता है, छताने लगता है। समझ गए। तो यही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। जैसे कि आपका ऊपर वाला का एग्जाम्पल, नीचे वाला का एग्जाम्पल क्या है, जो आपका बर्फ़ हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मत हो गया, ये सब चीज़ें मतलब आयतन क्या होता है, पिघलने के बाद सिकुड़ जाता है। बर्फ़ का भी आयतन सिकुड़ जाता है, जब बर्फ़ से पानी में जाता है तो वो चीज़ें सिकुड़ जाता है, ठीक है। समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट देखिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये सब कुछ को एनालिसिस करके हम इसको पूरा का पूरा पढ़े हैं और कलर किए हैं, ऐसा नहीं कि हम इसमें कुछ भी कर दिए। समझ गए बातों को। ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम लोग को नहीं पढ़ना है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको समझिए कि यहाँ पे वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, ये होता है आपका दो टाइप की। एक तो होता है इवेपोराइजेशन यानी कि वाष्पन, और दूसरा होता है आपका बॉयलिंग यानी कि क्वथनांक होता है।
जैसे कि आपका इवेपोराइजेशन वहाँ होता है जहाँ आपका उस मतलब जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं आया, लेकिन वहाँ से इवेपोरेट हो रहा है पानी, समझ गए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे पोखर में के पानी है, ठीक है, आपके गाँव में पोखर होगा तो देखते हुएगा, पहले बरसात के मौसम में इतना पानी था, ठीक है, धीरे धीरे धूप उगने लगा तो क्या होगा, इसका लेवल इतना आ गया, फिर इतना आ गया, फिर धीरे धीरे देखिएगा ना बहुत दिन तक धूप उगते रहेगा तो ये सूख भी जाता है। तो इसका पानी जो हुआ टेम्परेचर तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पानी सब उड़ गया। तो ये किस माध्यम से उड़ा, तो इसी को क्या बोलते हैं, इवेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास एक पतीला है, इसमें आप पानी लिए और आपने गैस के ऊपर इसको चढ़ा दिए, ठीक है, तब इसमें से पानी तब उबलना शुरू करेगा जब इसका पानी का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, मतलब कितना 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब इसमें से भाप बन के उड़ने लगा था। हम इसको क्या बोलते हैं, बॉयलिंग, क्वथनांक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम वाष्पन, इवेपोराइजेशन बोलते हैं। दोनों में अंतर समझ गया, मतलब पोखर के पानी जो उड़ रहा है तो क्या है, इवेपोराइजेशन है, वाष्पन है। लेकिन जब आप पतीले के अंदर मतलब चाय बना रहे या कुछ भी पानी को गर्म करें, वहाँ जो उड़ रहा है तो किसके द्वारा, बॉयलिंग के द्वारा उड़ रहा है। समझ गए बातों को। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अब अगला पॉइंट क्या है जो आपकी परीक्षा में आने वाला, यहाँ से देखिए, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको चीज़ें सिर्फ वो बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में काम आएगा। क्वथनांक देखिए, क्वथनांक क्या यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई चीज़ों को, अभी हम आपको बताए हैं, जब कोई चीज़ों को मतलब उसके जो मतलब जितना पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है उस पर उबलता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ गया चीज़ों को। देखिए यही बात यहाँ पे लिखा गया, विशेष कोई बात नहीं। अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर। देखिए आपका ये चैप्टर नंबर दूसरा है, जो कि है आपका परमाणु संरचना। मतलब परमाणु के संरचना से क्या क्या क्वेश्चन आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला पॉइंट को पढ़िए, क्या कह रहा है कि परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो यही है, आपको याद रखना है कि परमाणु क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। हम आपको एग्जांपल देते, देखिए जैसे कि आप ऐसे सिंगल ऑक्सीजन नहीं देखे हुए कहूँ, लेकिन O2 देखे होइएगा, तो ये क्या हो गया, ये एक एटम हो गया, एक एटम हो गया। तो ये जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए तभी तो ये दोनों जुड़ करके O2 बनाया। समझ गए बातों को। लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह रहा था, लेकिन अब जो है ऑक्सीजन ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। तो आप यहाँ से क्या देखिए कि परमाणु क्या हो रहा है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तभी तो ये जुड़ करके एगो बन रहा है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो परमाणु है ये कैसा होता है हमेशा, तो ये विद्युत का उदासीन होता है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका कि मोलिक्यूल्स है यानी कि अणु है। तो ये क्या होता है यानी कि तत्व या यौगिक का छोटा से छोटा कण जो आपका स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है, ठीक है। तो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, मतलब ये भी जो आपका ऑक्सीजन है तो ये भी तो एक मोलिक्यूल बन गया ना, तो अब तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है ना। तो जैसे कि आपका वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अणु या मोलिक्यूल बोलते हैं। अगला देखिए, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अब है यहाँ पे आपका परमाणु भार, तो मतलब जैसे कि हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे अच्छा से दिया गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन बन सकता है हम एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ेंगे, आप विश्वास करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ इसीलिए मतलब जो काम का चीज़ नहीं उसको नहीं बताते, क्योंकि आपका टाइम भी तो है ना, टाइम खराब हो जाएगा आपका। देखिए क्या कर रहा है, मोल इकाई का मान क्या होता है, मतलब एक मोल किसी भी चीज़ को एक मोल के बराबर क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। मतलब कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल, कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में कितना परमाणु है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है, ठीक है। जिसको हम और किस नाम से जानते थे, एवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला है आपका यहाँ पे कि जैसे कि पहले जो एटम था उसको डाल्टन कहा था कि ये विभाज्य नहीं किया जा सकता है। डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है आपका, एटम यानी कि परमाणु जो है इसको विभाज्य नहीं किया जा सकता, मतलब ये एक इंडिविजुअल है। समझ रहे हैं ना कि मतलब डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जैसे कि आपका थॉमसन, रदरफोर्ड, चेडविक, जब ये सब वैज्ञानिक आए तब उन्होंने क्या बोला कि परमाणु जो है, एटम है, ये विभाज्य है। तभी यहाँ से इन्होंने मतलब जो आविष्कार किया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब एक एटम के अंदर ये सब चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो ये सब बाद में 20वीं शताब्दी में साइंटिस्ट ने इसको आविष्कार किया। अगला आपका जो तीनों पॉइंट आपको याद रखना यहाँ से, इसको आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तीनों को आपको याद रखना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है एक चार्ज होता है माइनस में,
प्रोटॉन के ऊपर यही प्लस में चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब जीरो होता है। ठीक है, इसका मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास जो होता है मतलब बिल्कुल लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन के मास अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, बस इतना ही के बाद मतलब पॉइंट के 2 लेटर के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, उसके बाद इसका आविष्कारक कौन है, खोज करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता था। इलेक्ट्रॉन का कौन है, जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के खोज किसने किया था, चेडविक के द्वारा किया गया था। कब, 1932 में। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, तो ये मिल्किन ने किया था, मिलिकन ने किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो मिलिकन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है इसको निर्धारण किया गया था। समझ गए बातों को। अगला पॉइंट है आपका कि इलेक्ट्रॉन के जो तरंग होता है उसकी प्रकृति का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन के तरंग का खोज जो किया था ये डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डी ब्रोगली को। ये सब क्वेश्चन बनता है, आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एंडरसन के द्वारा, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, एंडरसन के द्वारा किया गया। अगला है आपका कि जैसे कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे, आप जानते भी होइएगा, सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पे एक मूल कण का नाम रखा है, उसका नाम क्या है, तो बोसॉन है। ऐसे पूछा जाता है कि बोसॉन जो एक कण है ये किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, तो आपको याद रखना है सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पे रखा गया। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि आपका यानी कि द्रव्यमानहीन आवेशहीन न्यूट्रिनो का खोज जो है ये पॉली ने किया। यहाँ न्यूट्रॉन नहीं, ध्यान रखिए, न्यूट्रिनो है। क्या है, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा किया गया, तो पॉली के द्वारा किया गया। और ये कैसा होता है, तो न तो इसमें मास होता है और न ही कोई आवेश होता है, तो मतलब आवेशहीन और मासहीन होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका पॉइंट है ये आपका रदरफोर्ड है। क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल जो है ये किस पे आधारित है। देखिए, जो आपको क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है कि जो रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल जो है ये मतलब क्या है कि मतलब इस पर कैसे इसको पता किया गया था, तो अल्फा कणों की उसके ऊपर बहुत सारा अल्फा कणों को बौछार किया गया था, फिर वो पता लगा था। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड, रदरफोर्ड का जो नाभिकीय परमाणु मॉडल है ये किससे रिलेटेड है, तो ये हीलियम से भी रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किससे रिलेटेड है, तो हीलियम से, क्योंकि अल्फा कण का मास जो होता है और हीलियम का जो मास होता है ये दोनों लगभग बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए इसको इससे रिलेट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए रदरफोर्ड ने इस बातों का गणना किया है कि परमाणु का जो त्रिज्या है वो कितना है, तो 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि जो उसके अंदर नाभिक होता है परमाणु के अंदर उसका रेडियस जो है यानी कि त्रिज्या जो है कितना है, तो 10⁻⁻15 मीटर है। तो आप खुद ही देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये परमाणु है, परमाणु के अंदर एक छोटा सा होता है नाभिक होता है, तो किसका ज़्यादा होगा, परमाणु का ही ज़्यादा होगा ना, परमाणु का इतना होगा, लेकिन नाभिक के देखिए तो इतना होगा, जस्ट छोटा सा। तो ये देखिए यहाँ पे नाभिक का छोटा, अगर आप ये कभी कंफ्यूज करते हैं कि किसका -10 होगा किसका -15, तो देखिए जब भी परमाणु मतलब एटम का बड़ा होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस का छोटा होगा ना, तो ऐसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है कि परमाणु का जो त्रिज्या है ये आपका नाभिकीय त्रिज्या से कितना बड़ा है, तो 10⁵ से के बड़ा है। ठीक है, मतलब 10⁵ बड़ा है। कौन, तो परमाणु के त्रिज्या है ये, किसके त्रिज्या से, तो नाभिक की त्रिज्या से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका यहाँ पे जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला। यहाँ से देखिए जो चीज़ें सिर्फ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए परमाणु क्रमांक, देखिए एटॉमिक नंबर होता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि एटॉमिक नंबर को हम किससे दिखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद द्रव्यमान नंबर को किससे दिखाते हैं, तो अभी हम नीचे इसमें चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले बात परमाणु क्रमांक क्या करें, किसी तत्व का परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के यानी कि परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो प्रोटॉन की संख्या होता है ना किसी नाभिक में, तो वही क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों को आप जोड़िएगा तब जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को हम किससे दिखाते थे, इसको हम ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, तो ए से दिखाते हैं द्रव्यमान संख्या को। ये एनटीपीसी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया। और इसको प्रोटॉन की संख्या को इसको हम जेड से दिखाते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। ये एनसीईआरटी का टर्म है, इसीलिए एग्जाम में पूछा गया। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या होता है। अब यहाँ से आपको 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम नंबर जो है क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन के ठीक ठीक स्थिति को वर्णन करने के लिए क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहेगा, किस कक्षा में रहेगा, ठीक है। तो सभी बात को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्वांटम संख्या का। लेकिन ये क्वांटम संख्या एक नहीं होता है, 4 होता है। तो हम पहला देखते हैं। देखिए पहला जो है आपका कि मुख्य क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से या मुख्य क्वांटम नंबर से हम क्या दिखाते हैं, तो उसमें हम ऊर्जा का स्तर दिखाते। क्या दिखाते, इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा का स्तर दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ये चीज़ें जानते हैं ना कि ये होता है आपका के सेल होता है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इस तरह से सेल बढ़ते जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए कि के सेल है, ये आपका एल है, ये एम है और ये एन सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे एन इजकल टू मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इस ऊर्जा स्तर को जो दिखा रहा है, मतलब जैसे जैसे आपका एन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसके अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ते जा रहा है। तो ये किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा दिखाया जाता है। समझ गए बातों को। तो एग्जाम में आएगा कि ऊर्जा का स्तर जो है हम किसके द्वारा दिखाते हैं, तो मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा दिखाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो एन से डिनोट करते हैं। एन कक्षा मतलब जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा का स्तर भी बढ़ते जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो आपका दूसरे नंबर पे ये है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या। इसमें क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन के कक्षा को बताता है, कक्षक को बताता है। समझिए बातों को, इलेक्ट्रॉन के कक्षक को बताता है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को कक्षा के बताने के साथ साथ ये क्या करता है कि उसका त्रिविमीय आकृति को बताता है। त्रिविमीय आकृति का मतलब हम अभी आपको समझाते हैं। जैसे कि देखिए आप ये तो जानते हैं कि एस, पी और डी, एफ ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एस जो होता है ये कैसे आकार को दिखाता है, तो ये स्फेरिकल आकार के दिखाता है। पी जो होता है ये आपका डंबल साइज को दिखाता है। डी जो होता है ये आपका डबल डंबल दिखाता है, ठीक है। और एफ जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड डंबल होता है, बहुत सारे डंबल को एक साथ मिला दिया जाता है। तो ये जो आकार जो दिखा रहा है किसका, परमाणु का, तो ये किसके द्वारा, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा दिखाया जाता है। समझ गए बातों को। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए अपने कॉपी में कि ये आकार को दिखाता है यानी कि शेप को शो करता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा दिखाया था। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो एल से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है ये 0 से लेकर के और कहाँ तक होता है, एल का वैल्यू होता है 0 से लेकर के और n-1 तक, जहाँ n क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी आप समझ गए होइएगा। अगला देखिए, अगला है आपका कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या क्या होता है, इस बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले बात है कि ये उप ऊर्जा स्तर को दिखाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उप ऊर्जा स्तर को कौन दिखाता है। अगर ऊर्जा स्तर की बात करेगा तब मतलब मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पे उप लगा दे, उप ऊर्जा स्तर को कौन दिखाता है, तो ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिखाता है। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ एकदम फोकस से समझिए, आप खुद पढ़िएगा तो इन चीज़ों को आप फोकस नहीं कर पाइएगा। ये सब हम एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे उप जब ये पूछेगा उप ऊर्जा स्तर को कौन दिखाता है, तो ये आपका मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिखाता है, ठीक है। और इसको हम m से डिनोट करते हैं। और ये कहाँ से कहाँ होता है, तो +L से लेकर के और -L के बीच में ये होता है m, और इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। समझ गया बातों को। तो यही आपको इतना चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा। मेनली आपका ये है कि ये उप ऊर्जा स्तर को शो करता है। अगला देखिए, अगला आपका जो लास्ट नंबर है, चौथा नंबर, ये है आपका कि मतलब चक्र क्वांटम संख्या मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये आपका 2 होता है। एक तो होता है क्या कि +½ होता है और दूसरा क्या होता है कि -½ होता है। इसको अगर आप क्लॉकवाइज लेते तो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। समझ गए बातों को। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के यानी कि प्रचक्रण क्वांटम को संख्या को दिखाता है। क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण मतलब वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, उसी चीज़ को ये दिखाता है। समझ गए बातों को। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका यहाँ पे इस चारों पॉइंट को आप सबसे पहले मैं बता देता हूँ तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आता है और इस चारों में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप नहीं कीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कह रहा है कि पॉली का अपवर्जन नियम। देखिए पॉली का जो अपवर्जन नियम है क्या बताता है, ये कहता है कि परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या बोले हैं, एक बार और पढ़िए।
परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। जैसे कि आप 4 क्वांटम संख्या क्या पढ़े थे, पहला पढ़े प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप n से दिखाएं, दूसरा पढ़े एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको आप l से दिखाएं, तीसरा पढ़े आपका क्या कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको आप m से दिखाएं, चौथा पढ़े स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप s से दिखाएं। समझ गए बातों को। तो ये जो तीनों है किसी परमाणु में समान हो सकता है, मतलब किसी दो परमाणु में समान हो सकता है, लेकिन ये जो है आपका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर ये समान नहीं होगा, ये अलग होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, देख कर कि n l और m जो है समान हो सकता है, लेकिन चक्रण का जो संख्या ये विपरीत होगा। क्योंकि हम आपको क्या बताएं, चक्रण का एक जो होता है इलेक्ट्रॉन ये प्लस हाफ होता है और दूसरा जो होता है क्या आपका माइनस हाफ होता है। तो मतलब ये दोनों समान कभी नहीं हो सकता है। समझ गए बातों को ना अच्छे से। तो देख लीजिए यही चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए हुंड्स का जो अधिकतम जो नियम है ये क्या बताता है। देखिए हुंड्स का जो नियम है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकता है जब तक रिक्त कक्षा को पर्याप्त भर न लिया जाए। तो बातों को आप समझिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 गो कक्षा बना दीजिए। सबसे पहले 3 गो कक्षा आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हुए देखते हैं। हुंड कह रहा है कि आपको 3 गो इलेक्ट्रॉन है तो पहले आप इसको तीनों कक्षा में एक एक दे दीजिए, तीनों कक्षा में एक एक दीजिए। ऐसा ना करिए कि इसमें 2 दे दीजिए और इसमें छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। 3 गो इलेक्ट्रॉन है तो तीनों में दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 4 गो इलेक्ट्रॉन रहता तब आप फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे देते, अगर 5 गो रहता तो फिर एगो ऐसे देते, ठीक है। तो मतलब पहले एक बार आप फुलफिल कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा दीजिएगा। जैसे आप भोज में देखते हैं ना, पहले आपको एक एक रोटी दे दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा दिया जाता है। समझ गए ना बातों को। तो यही कह रहा है हुंड्स का नियम कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर लीजिए, फिर बचेगा तब दोबारा आप फुलफिल कीजिएगा। तो इसी बात को कौन कह रहा है, हुंड्स का नियम कह रहा है। एक बार और इसको पढ़ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकता जब तक वो रिक्त कक्षा को न भर ले। समझ गए बातों को। अगला देखिए, अगला है आपका कि हाइजेंस बर्स्ट के अनिश्चितता का नियम। देखिए ये क्या कह रहा है कि इसके अनुसार किसी भी कण की स्थिति और वेग एक साथ जो है एग्जैक्ट निर्धारित करना संभव नहीं है। तो बिल्कुल ये बात सही है, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपके पास यहाँ पे किसी पार्टिकल है कोई, इसका यहाँ पे टाइम कुछ है, ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी भी है और इसका स्थिति अभी है। तो अगर ये घूम रहा है तो एग्जैक्ट आप इसका लोकेशन और स्पीड दोनों नहीं बता सकते। समझ के बातों को। अप्रोक्सीमेट आप बता सकते हैं कि इस टाइम में ये यहाँ था, ठीक है, या इसका वेलोसिटी यहाँ पे जब लोकेशन था तो इसका वेलोसिटी ये था। ये अप्रोक्सीमेट बताया जाता है, एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो हाइजेनबर्ग के द्वारा ये नियम दिया गया, ठीक है। अगला पढ़िए, अगला जो आपका 4 नंबर पे ये अफवाहों का नियम। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि अफवाहों का नियम किससे संबंधित है, तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है अफवाहों का नियम। और इन्होंने कहा था कि कक्षा में, परमाणु के कक्षा में ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। जैसे कि आपका 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, इस क्रम में आगे बढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन SPDF होता है ना। हम एक टॉपिक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देंगे, उसमें इस चीज़ों को और बेहतर मतलब करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें कि अफवाहों का नियम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। अगला देखिए, अगला आपका यहाँ पे समस्थानिक आ गया और एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइसोटोप, पूछता है कि समस्थानिक क्या है। तो इसमें आपका परमाणु क्रमांक जो है सेम होता है, मतलब एटॉमिक नंबर आपका सेम होगा और बाकी चीज़ें इसमें डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर सेम है उसका मतलब क्या है, प्रोटॉन की संख्या समान है। हम आपको पहले अभी बताया ना कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, प्रोटॉन की संख्या समान है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन का जो संख्या होगा ना वो भिन्न भिन्न होगा। समझ गए बातों को। आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या या एटॉमिक नंबर समान होगा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा। जैसे कि यहाँ पे आइसोटोप देखिए, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसमें सब में नीचे वाला क्या देख रहे हैं कि समान है, मतलब एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या समान है। जबकि यहाँ पे इसमें देखिएगा तो न्यूट्रॉन आपका 0 है, इसमें देखिएगा तो न्यूट्रॉन आपका 1 है, इसमें देखिएगा तो न्यूट्रॉन आपका 2 है। समझ गए बातों को, मतलब न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न। आगे देखिए, आगे इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैसे कि कुछ प्रमुख समस्थानिक हैं। यूरेनियम 235 का यूज आप कहाँ करते थे, चट्टान की आयु को पता करने के लिए इसका करते हैं। जैसे पृथ्वी के भी आयु पता करने के लिए आप यूरेनियम का ही यूज करते हैं। सोडियम 24 का यूज कहाँ करते हैं, तो रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए आप करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो जैसे कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक 75 का जो प्रयोग करते हैं, मतलब यूज करते हो किसमें, तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए इसका आप उपयोग करते हैं। अगला आपका कि आयोडीन 131, ठीक है। तो आयोडीन जो 131 है
तो इसका आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो थायराइड ग्रंथि को पता करने के लिए करते हैं। उसके बाद जब ये आयोडीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो किससे हो जाएगा, थायराइड से रिलेटेड है। अगला आपका कि फॉस्फोरस 32 का यूज जो है किस लिए करते हैं, तो ल्यूकेमिया के उपचार के लिए करते हैं। किस लिए, ल्यूकेमिया के उपचार के लिए करते हैं। अगला है आपका कि लोहा 59, ये किसके लिए, अरक्तता को पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है यहाँ पे लाइन ये पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन कि सबसे अधिक समस्थानिक जो होता है किसका होता है, तो ये पोलोनियम का होता है। और कितना होता है, तो इसका 27 गो समस्थानिक है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 गो था ना, तो इसका 27 गो समस्थानिक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला आपका कि संभार यानी कि आइसोबार जो है समान परमाणु द्रव्यमान, इसमें क्या होता है आइसोबार में कि इसका मास नंबर सेम होता है। अगर मास नंबर सेम है इसका मतलब क्या, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा या प्रोटॉन की संख्या होगा वो डिफरेंस हो गया। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे, या मास नंबर देखिए, ये भी 40 है, ये भी 40 है और ये भी 40 है, मतलब सबका मास नंबर सेम है। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन जो है यहाँ 18 है, यहाँ 19 है और यहाँ कितना है 20 है, तो मतलब सभी में डिफरेंस। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार या समभारिक बोलते हैं। अगला देखिए, अगला आपका कि सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसो न्यूट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन जो होगा ये समान होगा, बाकी चीज़ें डिफरेंट होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे न्यूट्रॉन समान है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पे भी 2 गो न्यूट्रॉन है आपका, मतलब 3 - 1 तो 2। यहाँ पे हीलियम में भी देखिए 4 - 2 कीजिए तो यहाँ पे भी 2 गो न्यूट्रॉन है, तो ये क्या है, इसको सम न्यूट्रॉनी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अगला देखिए, अगला है आपका कि सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, बाकी चीज़ें क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के देखिए, ये नियोन है तो इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम में 11 गो होता है, लेकिन यहाँ प्लस साइन लगा है, सोडियम के ऊपर आप क्या देख रहे हैं कि प्लस साइन लगा है। इसका मतलब क्या है, एगो इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, तो 11 गो में से एगो दे दिया तो कितना बचा, इसके पास भी अब 10 ही बचेगा। उसी तरह से ये मैग्नीशियम का 12 होता है, लेकिन 12 में से 2 कर दीजिएगा तो 10 ही बचेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो दोस्तों हम आपको 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा अगर, ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत जल्दी से हम पूरे किताब को आपको इस तरीके से कवर कराएंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने। ऐसा नहीं कि हम आपका टाइम 1 सेकेंड भी खराब करें कहीं पे, क्योंकि जो चीज़ें क्वेश्चन बनता है और जो एग्ज़ाम में जैसा एग्जामिनर पूछता है या पूछे गया प्रीवियस ईयर में, हम उसी बेस पे इसमें आपको कलर करके लेकर के आते हैं और सब कुछ बता करके लेकर के आते हैं। समझ गए बातों को, ताकि आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको फोकस भी उसी पॉइंट पे करना है क्वेश्चन पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।